नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज दिन भर की तमाम 10 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की ताज़ा खबरें, साथ ही जानेंगे रशिया वर्सेस यूक्रेन वार अपडेट। बाद में आपको बताएंगे रोजगार समाचार और कवर करेंगे मौसम समाचार और तमाम बड़ी खबरें जो कि आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। अगर आप देखना चाहते हैं हर एक खबर तो वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठा चरण 3 मार्च को है और इसी को लेकर आज प्रचार थम गया है। आपको बता दें 10 जिलों की 57 सीटों पर मंगलवार को प्रचार थम गया है और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। इस चरण में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक की सीटों पर सियासी संग्राम होना है। इस चरण में योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में हैं और योगी आदित्यनाथ की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। उनके खिलाफ जो भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने चक्रव्यूह रचे हैं, क्या योगी इन्हें तोड़ पाएंगे, देखना भी बाकी है। अगर हम बात करें कि कौन से जिलों के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर सीटों पर चुनाव है, जिले आपको बता देते हैं। जिले इस फेज में रहने वाले हैं गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर। ये 10 जिले हैं और इनकी 57 सीटों में चुनाव होंगे। इन 57 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर हम बात कर ले कि छठे चरण में किसका पलड़ा भारी है, छठे चरण में जिन 10 जिलों की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2017 में अंबेडकर नगर छोड़कर बाकी जिलों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 2017 में इन 57 सीटों में से भाजपा ने 46 सीटें जीती थी। आप समझ सकते हैं कि पिछली बार इधर एक तरफ मुकाबला था। हालांकि इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो पहले खबरें आई थी वो भाजपा की जीत की ओर इशारा कर रही थी। वही 2017 में इन 57 सीटों में से समाजवादी पार्टी को महज 2 और बसपा को 5 सीटें मिली थी। कांग्रेस के हाथ महज 1 सीट गई थी। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी अपना दल को भी 1 सीट और सुभाषपा को भी 1 सीट मिली थी और एक निर्दलीय भी 1 सीट जीता था। इस प्रकार से यहाँ पर हमने छठे चरण के बारे में बात करी है। आपको बता दें गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। इसके अलावा दर्जन भर सीटों पर मुख्यमंत्री के करीबी नेता भी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर सदर सीट से भले ही सीएम योगी को हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अन्य सीटों के अपने मसले हैं। योगी के कई करीबी नेताओं की सीटों पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छठे चरण में पूर्वांचल के जिन जिलों पर चुनाव हो रहा है वहां पर कभी बसपा और सपा का वोट बैंक हुआ करता था। भाजपा ने यहां अपनी जगह बनाई है और उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने गैर यादव ओबीसी आधार रखने वाले दलों के साथ हाथ मिलाया है, तो बसपा ने जातीय समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट उतारे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन विवाद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि यूक्रेन में पिछले सप्ताह रूस के हमले की शुरुआत के बाद कम से कम 136 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 400 लोग घायल हैं। मारे जाने वाले लोगों में 13 बच्चे भी शामिल हैं और आज जो दुखद खबर सामने आई है, एक भारतीय छात्र की भी बमबारी में मौत हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर जो कि दुखद खबर थी भारत के लिए। भारत का छात्र जो कि यूक्रेन में पढ़ने गया था और अब वो वापस कभी भारत नहीं आ पाएगा, इस प्रकार की बड़ी खबर सामने आई है। ओम शांति आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वही ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वह रूस से संबंधित किसी भी जहाज को अपने बंदरगाहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले सोमवार को ब्रिटेन ने कहा था कि रूसी ध्वज वाले किसी भी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कहा है, मैं आपसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग नहीं कह सकता क्योंकि ये दिन अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये दिन अंतिम है। वही यूक्रेन के खार्किव शहर में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरपा के पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संसद में कहा है कि हम अपने सबसे अच्छे और सबसे मजबूत लोगों को खो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लोग अपनी मातृभूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश और हमारी आज़ादी में कोई दखल नहीं देगा। हम मजबूत हैं, हम यूक्रेनी हैं। संबोधन पूरा होने के बाद सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संसद को हर हालत में साबित करना चाहिए कि वह यूक्रेन के साथ है। उन्होंने कहा कि आपके बिना यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। हमने अपनी ताकत साबित की है, हम बिल्कुल आप जैसे ही है, इसलिए साबित करिए कि आप हमारे साथ हैं। साबित करिए कि आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। साबित करिए कि आप सच में यूरोपीय हैं और जीवन की मृत्यु पर व प्रकाश के अंधेरे पर जीत होगी। इस प्रकार से यहाँ पर जेलेंस्की जिन्होंने आज यूरोपीय संसद में संबोधित किया और उसके बाद यहाँ पर कई मुद्दे उठाए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यूक्रेन अब तक लड़ रहा है और बाकी जो यूरोपीय देश है उनकी आवश्यकता अभी है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करें। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय किसी भी तरह यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकले। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में खार्किव पर रूस के मिसाइल और रॉकेट हमले को युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया है। उन्होंने कहा है कि रूस के लिए इस समय खार्किव और कीव सबसे महत्वपूर्ण है। वह हमारी राजधानी और खार्किव की ओर बढ़ रहे हैं। खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर रॉकेट हमला एक सीधा और निर्विवाद आतंकवाद है। कोई माफ नहीं करेगा, कोई से नहीं भूलेगा। इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के जो भी यहाँ पर बातें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, वो आपको हम बता रहे हैं। वही जर्मनी ने भी अपील की है रूस से कि वे जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म करे, इस युद्ध को बंद करे। ये अपील तो हर एक देश कर रहा है, लेकिन रूस मानने वालों में कहाँ है। आइए बात करते हैं रोजगार समाचार की। AWES का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 8700 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। टीचर के पदों पर ये वैकेंसी निकली थी और आज इसी को लेकर जो OST हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद अब इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आप फाइनल प्रोसेस की ओर जाएंगे और वहां से आप बन जाएंगे टीचर। इस प्रकार से हमने AWS के बारे में बात की है। आइए बात कर लेते हैं ताज़ा भर्तियों की। आपको बता दें NPCIL ने यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो 91 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके लिए 2 मार्च लास्ट तारीख है। ऐसे में 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में आपकी आयु है। आपने ITI करके रखी है, 10वीं 12वीं जो भी करके रखी है, लेकिन ITI होनी चाहिए। तो अगर आपने ITI करके रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाएंगे। और वेतन की बात कर ले तो आपको बता दें काफ़ी अच्छा खासा इसमें वेतन देखने को मिलेगा। आइए रुक कर लेते हैं मौसम खबर के और आपको बताते हैं कि ताजा मौसम की खबरें क्या है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 मार्च और 3 मार्च को हल्की बारिश के आसार है। इसके बाद पारे में वृद्धि दर्ज की जाएगी। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि मार्च से मई की अवधि के दौरान पश्चिमी तथा उससे लगे उत्तरी भागों और पूर्वोत्तर के हिस्सों में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की बहुत अधिक संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान हिंद गंगा क्षेत्र के मैदानी इलाकों में लू का कहर सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। साथ ही इस अवधि के दौरान देश के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2 मार्च को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, नागौर, सीकर तथा सुसनु जिलों में कुछ भागों में 2 मार्च को दोपहर के बाद मेघ गर्जन व आकाश से बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है, तेज ठंडी हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के कारण
यहाँ पर आने वाले 1-2 दिनों में ठंडी हवाएं चलेगी और कहीं पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने के भी आसार बने हुए हैं। इस प्रकार से अब तक की जो भी आज दिन भर की खबरें थी वो हमने आपको छोटे से वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के